आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है, कोई और जानवर नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहेगा। किसी ने गधे से पूछा, आदमी बनोगे? उसने कहा, ना बाबा ना, उसमें कचहरी जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा किया कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़वाकर 18 दिन में फैसला करवा दिया, वरना कौरवों और पांडवों के वंशज किसी दीवानी कचहरी में वह मुकदमा लड़ रहे होते। कर्ज में पहले झिझक होती है, तकादे में शर्म आती है, रास्ता छोड़ने आदि में ग्लानि होती है। ये सब अपरिपक्वता के लक्षण है। परिपक्वता तब आती है तब आदमी को इसमें गर्व की अनुभूति होती है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है, वो चीज बताती है, आदमी उसे खरीद के दे देता है। सुंदर स्त्री के जीवन का मुख्य उद्देश्य है किसी कारखाने के सामान को बिकवाना। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वे हर रोज सुबह सुबह शहर में आज कॉलम पढ़ते, साहित्यिक कार्यक्रमों की जानकारी लेते। वे दिखने में बुद्धिजीवी थे, पर उनकी बुद्धि में सियासी चतुराई, धूर्तता, अंग्रेजी में बोले तो कनिंगनेस भरा था। उनकी मान्यता थी कि साहित्यिक कार्यक्रमों में नाश्ता, चाय, कॉफी, भोजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि बुक्कड़ लेखकों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ऐसा लगना चाहिए कि जीते और खाते पीते मस्त लोगों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रही हैं व्यंग्यकार अपर्णा। शोध करते हुए व्यंग्यकार अपर्णा ने व्यंग को बहुत गहराई से पढ़ा। व्यंग पथ पर चलते हुए आपने व्यंग आलेख लिखना शुरू किया। आलोचना कर्म के संबंध में बहुत कुछ पढ़ना भी स्वाभाविक था, इसीलिए व्यंग्यकार के लिए आलोचना लिखना भी स्वाभाविक था। अनवरत साहित्यिक पत्रिका में स्थायी स्तंभ मेरे बाड़े में आलोचना स्तंभ व्यंग्यकार नियमित रूप से लिख रही है। व्यंग्यकार अपर्णा ने व्यंग लेखन के अल्प समय में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। देश की स्थापित व्यंग पत्रिकाओं में आपके व्यंग लेख प्रकाशित होने लगे हैं। आपके व्यंग पाठ आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं। आपने अनेक सेमिनारों और वेबिनारों में अपनी लेखकीय उपस्थिति दर्ज कराई है। साहित्य में पुरस्कार और पुरस्कार पर व्यंग्यात्मक साहित्य और पुरस्कार का संग्राम, तीनों के खट्टे मीठे अनुभव आपको हैं। व्यंग्यकार वर्तमान में वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री दिलीप तेतरवे द्वारा संपादित पत्रिका अनवरत में सहायक संपादक है। व्यंग लेखन पर व्यंग्यकार अपर्णा का विचार है कि यह समाज के आखिरी व्यक्ति से लेकर समस्त अभावग्रस्त परिवारों, शोषितों के अधिकार का लेखन है और पूरी तरह से जनपक्षीय है। टीम सतरंगी रे व्यंग्यकार अपर्णा को शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। नमस्कार, मैं कुमारी अपर्णा प्रस्तुत कर रही हूँ आपके लिए एक व्यंग। दीवानजी चतुर। दीवानजी चतुर शहर की कुछ साहित्यिक गतिविधि से दूर नहीं रहते थे। वे हर दिन सुबह सुबह अखबार का शहर में आज कॉलम पढ़ते और साहित्यिक कार्यक्रमों की जानकारी ले लेते। मात्र 1 घंटे में कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार हो जाते। सिर पर कश्मीरी टोपी, नाक पर गांधी जी के चश्मे की प्रतिकृति, बदन पर नीले रंग की शेरवानी, पैर में माइकल जैक्सन ब्रांड के सफ़ेद जूते और तैयार हो जाता उनका प्रभावशाली शारीरिक व्यक्तित्व। उनके शारीरिक व्यक्तित्व का उनके मानसिक व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं था। वे दिखते प्रखर बुद्धिजीवी थे और उनकी बुद्धि में सियारी, चतुराई, धूर्तता या अंग्रेजी में बोले तो कनिंगनेस भरा था। दीवानजी चतुर हर साहित्यिक कार्यक्रम में जाते जरूर थे। समारोह के स्थल पर सबसे अगली पंक्ति में विराजते थे।
अपने बाह्य व्यक्तित्व से सबको प्रभावित भी करते थे। इन सब की तैयारी भी वे बहुत करीने से करते और इसके लिए उनके पास पर्याप्त धन और समय था। रही बात साहित्यिक लेखन की, तो इस उबाऊ काम के लिए उनके पास समय कहाँ था। समारोहों में जाना और उसकी तैयारी करने में ही उनका सारा समय चुक जाता था। इस मामले में वे नेताजी मनसूखराम थे। वे भी बड़ा समय लगाकर अपना मेकअप करते थे, अपने काले तन को श्वेत वस्त्र से सजाते थे और श्याम जी का लिखा भाषण रखते थे और उसके बाद मंत्रालय का काम उनके दिमाग से हवा हो जाता था। साहित्यिक लेखन की कोई ज़रूरत हो, इसका कोई प्रयोजन हो, इस संबंध में भी चतुर जी के विचार स्पष्ट थे कि जब इतने लोग कलम घिस रहे हैं, वे क्यों लकीर के फिर बनकर लेखन करें। उनको अपनी 15 साल पुरानी कलम पर गर्व था कि उन्होंने जैसे इसे खरीदी थी वैसे ही आज तक उनके पास मौजूद है। उनका मुकम्मल विश्वास है कि उनकी कलम कबीर का फॉलोवर है। वे इस संदर्भ में कबीर को कोट करते हुए कहते हैं, जस के तस धरदीनी कलमियाँ। किंतु इसका यह मतलब नहीं था कि वे साहित्य के जानकार थे। वे बस साहित्यिक समारोह से प्रेम करते थे, जैसे नेता पब्लिक मीटिंग से करता है। चतुर जी इसी प्रेम के कारण वे साहित्य को पुष्प की संज्ञा देते थे और कहते थे कि साहित्य का सौंदर्य देखने की चीज़ है, छूने की चीज़ नहीं। ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रति उनकी अपनी अलग दृष्टि थी, अपना अलग विचार था, अपना अलग उद्देश्य था कि उसके कार्यक्रम बड़े लाभकारी होते हैं। उन कार्यक्रमों में जाने पर आदमी जमीन से कई मीटर ऊंचा हो जाता है। दीवान जी चतुर उस साहित्यिक कार्यक्रम में भी अपना वेस्ट नहीं करते जिनमें नव प्रकाशित किताबों का लोकार्पण न हो रहा हो और चाय नाश्ते या भोजन का प्रबंध न किया गया हो। उनकी मान्यता थी कि साहित्यिक कार्यक्रम में नाश्ते, चाय, कॉफ़ी, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था होनी ही चाहिए, ताकि लगे कि भूखल लेखकों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जीने और खाने पीने वाले मस्त लोगों का कार्यक्रम है। वे इस मामले में भी नेता मनसुख लाल ही थे। दीवान जी बड़े चाव से साहित्यिक कार्यक्रमों में चाय, कॉफ़ी, कोका कोला आदि का बेसब्री से इंतजार करते और ऐसे आनंद से भरपूर कार्यक्रमों के समापन पर निकलते हुए आयोजक को यह कहना नहीं भूलते, क्या खूब स्वादिष्ट चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम और भोजन कराया। आहा, बड़ा मज़ा आया। आप जब भी फिर कार्यक्रम करें तो ऐसे ही जोरदार स्वादिष्ट कार्यक्रम करें। मैं पहली पंक्ति में आपको नज़र आऊँगा, जैसे नेता मनसुख राम जी नज़र आते हैं। जैसे ही कोई साहित्यिक कार्यक्रम समाप्त होता, उस कार्यक्रम में लोकार्पित पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि उनको हस्तगत हो जाती। वे उन्हें सादर अपनी थैली में ठूंस लेते, फिर अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते। घर पहुंचकर अपने शरीर पर के साज सामान उतारते और फिर बनियान लुंगी धारण कर लेते। कुछ देर सुस्ताते, कार्यक्रम में खाना पचाते, फिर साहित्यिक कार्यक्रम में बटोरे गए लोकार्पित पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि को छाँट कर पहले से सुनिश्चित बोरे में डाल देते। हर महीने के अंतिम दिन अपने अभिन्न मित्र उस्मान अली को मोबाइल फ़ोन से संपर्क कर घर पर बुला लेते। उस्मान अली आता, अपनी पीठ से बोरा उतारता और दीवान जी चतुर के दरवाजे को खटखटाता। वे अपने कमरे से अपना विशिष्ट बोरा खींच कर लाते और उस्मान अली को देखकर मुस्कुराते। वाह, आ गए दोस्त, इस बार तुम्हारे लिए भी मुनाफे का सौदा होगा, मेरी रद्दी संकलन। उस्मान अली बोलता, अरे जनाब दीवान जी चतुर, खुदा की कसम, आपके लिए रद्दी तौलते हुए ना कभी डंडी मारी, ना कभी खाटे बांटों का प्रयोग किया,
आप मुझे नेता मनसुख राम की तरह डंडी मार ना समझें, बल्कि मैं तो डायन हूँ जो 7 में से एक घर छोड़ देती है और फिर डंडी मारती है। उस्मान की इस बात पर दोनों यार जमकर ठहाके लगाते। फिर उस्मान अली कहता, हुजूर, आपकी रद्दी को मैं 2 तरह से बेचता हूँ, ठोंगे बनाकर या फुटपाथ पर किताब की दुकान लगाकर। 15 साल से आपकी रद्दी खरीद रहा हूँ और जानता हूँ कि रद्दी में कौन सी किताब और कौन सी पत्रिका बिक सकती है। किताबों के 10-20 पृष्ठ पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन बिकाऊ है और कौन ठोंगे बनाने के लिए लाजवाब। पिछली बार आपके यहाँ से जो रद्दी ले गया था उसमें 20 किताबें थी और जिसमें 5 को छोड़कर सबके सब को मैंने ठोंगा बना दिया। सबसे वाहियात किताब थी सुनील जी भक्त की भैंस की पूंछ और सबसे अच्छी किताब थी स्वतंत्र जी फकीर की लो अच्छे दिन आ गए फकीरी में। जनाब क्या बताऊं, फकीरी और फाके मस्ती में ही अच्छी किताबें लिखी जाती हैं। इस शैली में जितने साहित्यकार हैं उनकी देह में मांसल दिल के अलावा सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है। ऐसा लगता है कि वे हवा पीकर भी लिखते हैं। दीवान जी चतुर ने हंसते हुए कहा, उस्मान भाई, पैसे कितने दोगे, पहले यह बताओ। किताबों में सिर्फ खपाने से क्या फ़ायदा। मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे थे फिर भी मर ही गए। सरकारी पद पर भी थे और जीवन में वेतन का कभी उपयोग नहीं किया। उस धन पर जीते रहे और सुखी सुखी गुजर गए। अब मैं उनके वेतन का सदुपयोग कर रहा हूँ, लेकिन बैंक में थोड़ा आता रहे इसलिए मैं पत्रिकाओं को बेचता हूँ। दाम ठीक से लगाओ। मुझे मनसुख राम का वोटर मत समझो जो अड्डा पर बीत जाता है। उस्मान अली बोला, अब इस व्यापार में आप सावधान रहिएगा। आपने साहित्यकार टुन्नूलाल बब्बर की किताब अनार के दाने लिए थे। उस पर आपने उनका हस्ताक्षर लिया था और उन्होंने आपका नाम भी अंकित कर दिया था। उन्होंने मुझे वह किताब फुटपाथ पर देखते हुए रंगे हाथ पकड़ा और आपका पता ले लिया है। एक बात उनके संबंध में बता दूं कि वे पहलवानी भी करते हैं और कई पहलवान पट्टे भी पाल रखे हैं। इस जानकारी के बाद चतुर जी शहर से अपने गांव चले गए और कभी किसी साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए। जैसे मनसुख राम रेप केस में फंसने के बाद अपने गांव में छिप गए थे या विदेश भाग गए थे। तो ये थी व्यंग्यकार अपर्णा, जिनसे अभी आपने सुना चतुरजीत दीवान। दोस्तों, आपको व्यंग्य कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे आइए और अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और अगर आप भी व्यंग्यकार हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग्य अड्डा के नेक्स्ट कार्यक्रम में किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।